माफिया का जुनून, मजबूरी की शादी। मुंबई की चमचमाती रात थी। चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और गाड़ियां अपनी रफ्तार से दौड़ रही थीं। उसी रात सान्वी शर्मा का छोटा भाई आदित्य शर्मा अपने बाइक से घर लौट रहा था। अचानक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पर चीख-पुकार मच गई। आदित्य खून से लथपथ होकर पड़ा था। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही देर बाद सान्वी भी रोती हुई आई। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। लेकिन ऑपरेशन और इलाज में लगभग 2 करोड़ का खर्च आएगा। अगर अगले कुछ घंटों में पैसे जमा नहीं हुए तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। यह सुनते ही सान्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माता पिता का कोई साल पहले देहांत हो चुका था। आदित्य ही उसका सब कुछ था। उसने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से मदद मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई नहीं दे सका। शाम होते होते सान्वी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रही थी कि तभी उसके सामने काले सूट पहने कुछ आदमी आकर रुके। उनमें से एक ने कहा, हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। सान्वी ने साफ मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा, अगर अपने भाई की जान बचानी है तो हमारे साथ चलिए। मजबूरी में वह उनके साथ चली गई। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी शहर से दूर एक विशाल हवेली के सामने रुकी। हवेली किसी महल से कम नहीं थी। अंदर कदम रखते ही हर तरफ हथियारबंद गार्ड खड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक शानदार कुर्सी पर बैठा था भारत के सबसे खतरनाक माफिया साम्राज्य का मालिक आरवीर सिंह राठौर। 6 फुट 4 इंच लंबा, बेहद हैंडसम, गहरी भूरी आंखें, रौबदार व्यक्तित्व और चेहरे पर ऐसी खामोशी के सामने वाला बिना वजह डर जाए। उसके एक इशारे पर पूरे शहर की किस्मत बदल सकती थी। आरवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारे भाई को मैं बचा सकता हूँ। सान्वी तुरंत उसके सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, मैं आपकी हर बात मान लूंगी। आरवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे बदले सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारी शादी। सान्वी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में जहर घोल दिया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या? आरवीर बोला, हाँ, तुम मुझसे शादी करोगी। बदले में तुम्हारे भाई का इलाज, उसकी सुरक्षा और उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी होगी। सान्वी गुस्से में बोली, मैं किसी माफिया से शादी कभी नहीं करूंगी। आरवीर बिना गुस्सा किए मुस्कुराया और बोला, फैसला तुम्हारा है, लेकिन समय सिर्फ 2 घंटे का है। उसके बाद शायद तुम्हारे भाई के पास जिंदगी नहीं बचेगी। सान्वी की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ उसकी पूरी जिंदगी। आखिरकार उसने कांपते हुए कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल आरवीर ने अपने लोगों को आदेश दिया, अभी अस्पताल जाओ, डॉक्टर जो भी मांगे दे दो, आदित्य को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी रात अस्पताल में आदित्य का ऑपरेशन शुरू हो गया और दूसरी तरफ सान्वी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शादी एक सौदा नहीं, बल्कि नफरत, तकरार, केयर, पॉसेसिवनेस, इमोशंस और बेकाबू मोहब्बत की ऐसी कहानी बनने वाली है जहां आरवीर पूरी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन सान्वी की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता था। अगली सुबह पूरे शहर के सबसे आलीशान होटल में आरवीर सिंह राठौर और सान्वी शर्मा की शादी हुई। शादी में सिर्फ चुनिंदा लोग मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि शहर के सबसे बड़े माफिया के सामने कुछ बोल सके। सान्वी की आंखों में आंसू थे, जबकि आरवीर पूरे समय शांत खड़ा रहा। शादी पूरी होते ही वह सान्वी को अपनी हवेली लेकर आया। हवेली किसी महल से कम नहीं थी। नौकर, चाकर, सिक्योरिटी, लग्जरी कारें और हर तरफ सिर्फ आरवीर का नाम। जैसे ही सान्वी अंदर पहुंची, उसने गुस्से में अपना मंगलसूत्र उतारकर फेंक दिया
और बोली, ये शादी सिर्फ मेरे भाई की वजह से हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना पति मान लूं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा आज आरवीर गुस्से में उसे सजा देगा, लेकिन उसने धीरे से मंगलसूत्र उठाया। उसके सामने आकर बोला, तुम्हें जितनी नफरत करनी है करो, लेकिन ये मंगलसूत्र कभी जमीन पर मत गिराना, क्योंकि अब ये मेरी नहीं तुम्हारी इज्जत है। इतना कहकर उसने अपने हाथों से फिर से उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पहली बार सानवी को लगा कि यह आदमी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। कुछ दिनों बाद सानवी अपने भाई आदित्य से मिलने अस्पताल जाने की जिद करने लगी। आरवीर ने तुरंत गाड़ी तैयार करवाई और खुद उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। आदित्य अब खतरे से बाहर था। भाई को ठीक देखकर सानवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वापस लौटते समय अस्पताल के बाहर एक अमीर लड़का सानवी का हाथ पकड़कर बोला, इतनी खूबसूरत लड़की उस माफिया के साथ क्यों है? मेरे साथ चलो। अगले ही पल आरवीर ने उसका हाथ इतनी जोर से हटाया कि वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार खतरनाक गुस्सा दिखाई दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस दुनिया में मेरी पत्नी की तरफ देखने का हक सिर्फ मेरा है। अगली बार अगर इसकी तरफ नजर भी उठाई तो आंखें नहीं बचेंगी। लड़का डर के मारे कांपने लगा। सानवी पहली बार आरवीर का यह रूप देखकर हैरान रह गई। गाड़ी में बैठते ही उसने गुस्से में कहा, तुम हर बात पर हिंसा क्यों करते हो? आरवीर ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें कोई छुए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक रात सानवी को तेज बुखार हो गया। पूरे शरीर में सिर्फ दर्द था। हवेली के नौकर घबरा गए। जैसे ही आरवीर को पता चला, उसने अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर दी। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को आधी रात में हवेली बुलाया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन पूरी रात आरवीर उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। सुबह जब सानवी की आंख खुली तो उसने देखा कि आरवीर उसी के बिस्तर के पास बैठे बैठे सो गया था। उसके हाथ अब भी सानवी का हाथ पकड़े हुए थे। सानवी ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। इतना खतरनाक इंसान, लेकिन उसकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह कर रहा था। तभी आरवीर की नींद खुली। उसने सबसे पहले उसका माथा छूकर पूछा, अब ठीक हो? सानवी कुछ नहीं बोली, बस उसे चुपचाप देखती रही। आरवीर के दुश्मनों को पता चल चुका था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब सानवी है। शहर का दूसरा माफिया सरगना विक्टर मल्होत्रा अपने आदमियों से बोला, जिस दिन वो लड़की हमारे हाथ लग गई उसी दिन आरवीर घुटनों पर होगा। उसी शाम जब सानवी हवेली के बगीचे में टहल रही थी, तभी कुछ नकाबपोश लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि वे उसे गाड़ी में बैठा पाते, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। आरवीर अकेला ही वहां पहुंच चुका था। कुछ ही मिनटों में उसने अपने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। उसने सानवी को अपने पीछे छिपाते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सानवी पहली बार डरकर उसके सीने से लग गई। आरवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया ताकि उसकी भावनाएं सानवी के सामने जाहिर ना हों। हमले के बाद आरवीर ने हवेली की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। अब जहां सानवी जाती उसकी सुरक्षा के लिए लोग मौजूद रहते। सानवी को यह सब कैद जैसा लगता था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मैं कोई कैदी नहीं। आरवीर मुस्कुराकर बोला, कैदी नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। उसकी यह बात सुनकर सानवी पहली बार बिना चाहे मुस्कुरा दी। आरवीर ने उसकी मुस्कान देखी तो कुछ पल के लिए खुद भी उसे देखता रह गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिस शादी को उसने एक सौदे के रूप में शुरू किया था, अब उसका दिल सच में सानवी के लिए धड़कने लगा है। दूसरी तरफ सानवी भी चाहकर उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, लेकिन नफरत और दिल की बदलती भावनाओं के बीच वह खुद से ही लड़ रही थी। हमले के बाद आरवीर ने फैसला किया कि अब सानवी हवेली के सबसे सुरक्षित हिस्से में रहेगी। रात को उसने नौकरों से कहा
कि सानवी का कमरा उसके कमरे के पास कर दिया जाए। यह सुनते ही सानवी भड़क गई। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी, आरवीर ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मजबूरी में सानवी मान गई। कमरे में पहुंचते ही उसने सोफे पर अपना तकिया रख दिया और बोली, तुम बेड पर सोना, मैं यहाँ सो जाऊंगी। आरवीर हल्का सा मुस्कुराया। ये घर तुम्हारा है, बेड भी तुम्हारा, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। पूरी रात वह सोफे पर सोया जबकि सानवी उसे चुपके चुपके देखती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह आदमी उसकी इज्जत करना जानता है। अगले दिन आदित्य की तबीयत बेहतर होने पर वह हवेली आ गया। उसके साथ उसकी डॉक्टर दोस्त डॉक्टर निहारिका भी आई। वह बार बार आरवीर से हंसकर बात कर रही थी। न जाने क्यों सानवी को अच्छा नहीं लग रहा था। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। आरवीर ने तुरंत महसूस कर लिया। उसने निहारिका से बातचीत वहीं ख़त्म की और सीधे सानवी के पास पहुंचा। क्या हुआ? सानवी ने गुस्से में कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी डॉक्टर दोस्त के पास जाएं। आरवीर मुस्कुराया। तुम जल रही हो। सानवी तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। आरवीर पहली बार खुलकर हंसा और बोला, अच्छा लगा, कम से कम तुम्हें मेरी परवाह तो होने लगी। यह सुनकर सानवी शर्मा गई और बिना जवाब दिए वहां से चली गई। उसी रात विक्टर मल्होत्रा के लोगों ने हवेली पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़ से पूरी हवेली गूंज उठी। सानवी डरकर कमरे से बाहर निकली तो एक हमलावर ने उस पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि वह गोली चलाता, आरवीर बिजली की तरह उसके सामने आ गया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई, लेकिन उसने सानवी को जरा सी खरोंच भी नहीं आने दी। कुछ ही मिनटों में उसके सामने दुश्मनों को पकड़ चुके थे। खून बहते हुए भी आरवीर की पहली नज़र सानवी पर थी। तुम ठीक हो? सानवी रोते हुए उसके पास दौड़ी और पहली बार उसे कसकर गले लगा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। आरवीर ने धीरे से कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने आरवीर की ड्रेसिंग की। पूरी रात सानवी उसके पास बैठी रही। उसने पहली बार अपने हाथों से उसे दवा दी और खाना भी खिलाया। आरवीर उसे बस चुपचाप देखता रहा। अचानक उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया। सानवी घबरा गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। आरवीर ने धीमे स्वर में कहा, अगर उस रात गोली मुझे लग जाती तो क्या तुम रोती? सानवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आरवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हो रही थी। हवेली की बिजली कुछ देर के लिए चली गई। सानवी बालकनी में बारिश देख रही थी कि अचानक तेज हवा से उसका संतुलन बिगड़ गया। गिरने से पहले ही आरवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। कुछ पल के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई। सानवी की धड़कनें तेज हो गईं और आरवीर की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। वह धीरे से बोला, तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे डराता है। सानवी कुछ नहीं बोली, लेकिन पहली बार उसने उसकी बाहों में खुद को अलग करने की कोशिश भी नहीं की। उसी पल दोनों के दिलों में मोहब्बत की पहली दस्तक हो चुकी थी। हालांकि किसी ने उसे शब्दों में नहीं कहा। अगली सुबह जब सानवी की आंख खुली तो उसने देखा कि रात की बारिश की वजह से उसे हल्का बुखार था। आरवीर पहले से ही डॉक्टर को बुला चुका था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इनसे ज़्यादा परेशान तो आप लग रहे हैं। डॉक्टर के जाते ही सानवी बोली, मेरे लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ज़रूरत नहीं, आदत है। उसकी यह बात सुनकर सानवी पहली बार चुप हो गई। आदित्य अब पूरी तरह ठीक होकर हवेली आ गया। उसने देखा कि आरवीर हर छोटी बड़ी बात में सानवी का ध्यान रखता। उसने हंसते हुए अपनी बहन से कहा, दीदी, जीजू बुरे इंसान नहीं हैं। सानवी ने गुस्से का नाटक किया, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ ही गई। दूर खड़ा आरवीर यह देखकर पहली बार सुकून महसूस कर रहा था।
हवेली में पहली बार सानवी के आने के बाद बड़ा उत्सव मनाया गया। सानवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, आरवीर कुछ पल तक उसे देखता ही रहा। उसने धीरे से कहा, इतनी खूबसूरत तो चांदनी भी नहीं लगती। सानवी शर्मा गई और नजरें झुका ली। पूरी शाम आरवीर की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रहीं। पार्टी में एक बिजनेसमैन बार बार सानवी से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी तारीफ करते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि सानवी कुछ कर दे, आरवीर बीच में आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी पत्नी अजनबियों से दूरी बनाकर रखना पसंद करती है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन चेतावनी साफ सुनाई दे रही थी। वह आदमी तुरंत पीछे हट गया। सानवी ने पहली बार उसकी पॉजिटिवनेस देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। एक दिन सानवी बिना बताए मंदिर चली गई। कुछ देर तक उसका फोन नहीं लगा। आरवीर पूरी हवेली सिर पर उठा चुका था। उसके आदमी पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे थे। जब सानवी वापस लौटी तो उसने पहली बार आरवीर की आंखों में डर देखा। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। यह सुनकर सानवी समझ गई कि यह गुस्सा नहीं, उसका डर था। रात को सानवी बालकनी में खड़ी थी। आरवीर उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके कंधों पर शॉल रख दी। ठंडी हवा चल रही थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप आसमान देखते रहे। उस खामोशी में भी दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अब उनके बीच नफरत की जगह अपनापन धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। उधर विक्टर मल्होत्रा ने एक नए खिलाड़ी की एंट्री करवाई, कबीर, जो पहले आरवीर का सबसे भरोसेमंद साथी था, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। कबीर ने कसम खाई कि वह आरवीर से उसकी सबसे कीमती चीज छीन कर रहेगा, और अब उसकी नज़र सानवी पर थी। एक बड़े बिजनेस समारोह में मीडिया ने आरवीर से पूछा, क्या यह आपकी पत्नी है? आरवीर ने बिना एक पल सोचे सानवी का हाथ थाम लिया और गर्व से कहा, हाँ, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी है। कैमरों की फ्लैश चमक उठी। सानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने पहली बार उसका हाथ नहीं छोड़ा। रात को हवेली लौटते समय गाड़ी में खामोशी थी। अचानक आरवीर ने धीरे से कहा, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद पहली बार जीने की वजह मिली है। सानवी उसकी तरफ देखती रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसे महसूस होने लगा था कि जिस इंसान से वह कभी नफरत करती थी, उसी के बिना अब उसका दिल बेचैन रहने लगा था। अगली सुबह सानवी ने पहली बार आरवीर को उसके नाम से पुकारा। आरवीर! बस एक शब्द सुनकर वह पलटकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, दोबारा बुलाओ। सानवी झेप गई और बोली, इतनी खुशी क्यों हो रही है? आरवीर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि आज पहली बार तुमने मुझे अपनेपन से बुलाया है। कुछ दिनों बाद आरवीर सानवी को शहर से दूर अपने फार्म हाउस ले गया। चारों तरफ पहाड़, झील और हरियाली थी। सानवी पहली बार इतने सुकून में थी। दोनों झील के किनारे देर तक बैठे रहे। सानवी ने कहा, काश जिंदगी हमेशा ऐसी ही होती। आरवीर ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर तुम साथ रहो तो मैं हर दिन ऐसा बना सकता हूँ। शाम को झील के किनारे आरवीर ने तय किया कि आज वह अपने दिल की बात कह देगा। वह सानवी के सामने आया ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। खबर मिली कि विक्टर के लोगों ने उसके एक बड़े गोदाम पर हमला कर दिया है। उसे तुरंत लौटना पड़ा। सानवी समझ गई कि उसकी दुनिया सिर्फ प्यार की नहीं, खतरों की भी है। हवेली लौटने के बाद सानवी ने कहा, हर बार बंदूक और खून कब तक? आरवीर ने शांत रहते हुए कहा, जब तक मेरे दुश्मन जिंदा हैं। सानवी नाराज होकर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी हर रोज मौत से लड़ती रहे। पहली बार दोनों के बीच जोरदार बहस हुई, लेकिन रात को आरवीर ने चुपचाप उसके कमरे के बाहर उसकी पसंद के सफेद गुलाब रखवा दिए। एक चैरिटी कार्यक्रम में सानवी अपने कॉलेज के पुराने दोस्त करण से मिली। दोनों हंसकर बात कर रहे थे। दूर खड़ा आरवीर सब देख रहा था।
उसके चेहरे पर पहली बार साफ जलन दिखाई दी। कार्यक्रम खत्म होते ही उसने सानवी से कहा, उससे दूरी रखो। सानवी ने पलटकर पूछा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आरवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भरोसा तुम पर है, दुनिया पर नहीं। विक्टर और कबीर ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने आदित्य को अगवा करने की कोशिश की ताकि सानवी और आरवीर दोनों टूट जाएं, लेकिन आदित्य पहले ही आरवीर की सुरक्षा में था। जब हमला हुआ तो आरवीर खुद वहां पहुंचा और अपने भाई की तरह आदित्य की रक्षा की। यह देखकर आदित्य की नज़र में आरवीर सिर्फ जीजा नहीं, एक सच्चा रक्षक भी बन गया। उस रात सानवी ने आरवीर के घायल हाथ पर मरहम लगाते हुए धीरे से कहा, तुम हर बार सबकी रक्षा करते हो लेकिन अपनी कभी नहीं। आरवीर मुस्कुराया, अगर तुम्हें कुछ ना हो तो मेरी चोटें मायने नहीं रखती। सानवी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बिना झिझक उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। हवेली की छत पर चांदनी रात थी, हल्की हवा चल रही थी। आरवीर सानवी के सामने आया और बोला, मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि जब भी तुम मुस्कुराओ उसकी वजह मैं बनूं, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। सानवी। कुछ पल खामोशी के बाद सानवी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब मेरे दिल में भी सिर्फ तुम हो आरवीर। उस इजहार के बाद दोनों के बीच की सारी दूरियां कम होने लगीं। आरवीर ने सानवी के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी खुशी हमेशा मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी। सानवी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों देर रात तक एक दूसरे से अपने बचपन, सपनों और आने वाले कल की बातें करते रहे। उस रात उनका रिश्ता भरोसे, सम्मान और सच्चे प्रेम की नींव पर और मजबूत हो गया। अगली सुबह पूरी हवेली में खुशियों का माहौल था। आदित्य ने पहली बार दोनों को साथ हंसते देखा, लेकिन उसी समय आरवीर के फोन पर एक अनजान संदेश आया, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। आरवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना किसी को बताए अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी। उसे एहसास हो चुका था कि असली दुश्मन अब सामने आने वाला है और यह लड़ाई सिर्फ उसके साम्राज्य की नहीं, उसके प्यार की भी होने वाली थी। अनजान संदेश मिलने के बाद आरवीर ने पूरी हवेली की सुरक्षा दोगुनी कर दी। सानवी को उसकी बेचैनी समझ आ रही थी, लेकिन वह कारण नहीं जानती थी। रात को उसने पूछा, क्या बात है? आरवीर मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। सानवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब डर अकेले मत सहा करो, तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी यह बात सुनकर आरवीर की आंखों में पहली बार सुकून उतर आया। उसी रात आरवीर ने सानवी को अपने अतीत के बारे में बताया। बचपन में उसके पिता और माँ की हत्या दुश्मनों ने उसकी आंखों के सामने कर दी थी। उसी दिन उसने अपने आंसू दफन कर दिए और माफिया की दुनिया में कदम रखा। सानवी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार आरवीर को गले लगाकर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरवीर ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। अगले दिन आरवीर और सानवी मंदिर से लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी पर गोलियों की बारिश होने लगी। ड्राइवर घायल हो गया। आरवीर ने तुरंत सानवी को अपनी बाहों में लेकर नीचे झुका दिया और अकेले ही हमलावरों का सामना करने लगा। लड़ाई के बाद पता चला कि हमले के पीछे विक्टर नहीं, बल्कि कोई और बड़ा खिलाड़ी था, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था। कुछ दिनों बाद सानवी एक अनाथालय में बच्चों से मिलने गई। वहीं नकाबपोश लोगों ने उसे अगवा कर लिया। जब आरवीर को खबर मिली तो पहली बार पूरे शहर में उसका गुस्सा दिखाई दिया। उसने अपने सभी लोगों से सिर्फ एक बात कही, अगर सानवी को एक खरोच भी आई तो आज रात पूरा अंडरवर्ल्ड रोएगा। आरवीर ने 24 घंटे के अंदर पूरे शहर का कोना कोना छान मारा। आखिरकार उसे एक पुरानी फैक्ट्री में सानवी मिली। जैसे ही उसने देखा कि सानवी के हाथ बंधे हुए हैं, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया।
उसने दुश्मनों को हराकर सानवी को आज़ाद कराया। सानवी डर के मारे उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। आरवीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी सांसें भी तुमसे पहले नहीं रुकेंगी। हवेली लौटने के बाद कई दिनों तक आरवीर ने अपना सारा काम छोड़ दिया। वह हर पल सानवी के साथ रहने लगा। दोनों साथ खाना खाते, साथ चाय पीते और घंटों बातें करते। अब उनके बीच पहले जैसी झिझक नहीं रही थी। सानवी भी हर छोटी बात में आरवीर का इंतजार करने लगी। आदित्य ने एक शाम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी दीदी सच में खुश रहने लगी है। उसकी बात सुनकर सानवी शर्मा गई, जबकि आरवीर ने हंसते हुए कहा, अब इसकी मुस्कान की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे घर में पहली बार परिवार जैसा माहौल महसूस होने लगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। सानवी डरकर आरवीर के पास आ गई। आरवीर ने उसे अपने करीब बैठाकर कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। दोनों देर रात तक एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। उनके बीच प्यार भरोसा पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका था। अगली सुबह खबर मिली कि आरवीर का सबसे पुराना दुश्मन रुद्र प्रताप चौहान विदेश से लौट आया है। रुद्र सिर्फ आरवीर का साम्राज्य नहीं, उसकी पूरी दुनिया तबाह करना चाहता था। उसने अपने आदमियों से कहा, इस बार आरवीर की ताकत नहीं, उसका प्यार उससे छीनूंगा। रुद्र ने हवेली के बाहर एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें लिखा था, अगर अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो तो उसे बचा कर दिखाओ। चिट्ठी पढ़ते ही आरवीर की मुट्ठियां भिज गईं। उसने सानवी की तरफ देखा और मन ही मन कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह अपनी पत्नी पर कभी कोई आँच नहीं आने देगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि रुद्र का अगला वार उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए बदलने वाला था। रुद्र प्रताप ने सीधे हमला करने की बजाय चाल चलनी शुरू की। उसने आरवीर की कई गैरकानूनी डील्स की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी। अगले ही दिन पुलिस ने आरवीर के कई ठिकानों पर छापे मार दिए। मीडिया में हर जगह उसका नाम चलने लगा। सानवी पहली बार डर गई, लेकिन आरवीर ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई मुझे हरा नहीं सकता। रुद्र ने सानवी के फ़ोन पर एक वीडियो भेजा, जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि आरवीर किसी दूसरी लड़की के साथ है। सानवी कुछ पल के लिए टूट गई, लेकिन जब आरवीर ने उसके सामने आया तो उसने बिना किसी झिझक के वीडियो दिखा दिया। आरवीर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। बाद में पता चला कि वीडियो नकली था। सानवी ने शर्मिंदा होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। एक शाम सानवी की कार के ब्रेक से छेड़छाड़ कर दी गई। रास्ते में कार का नियंत्रण बिगड़ गया। ठीक उसी समय आरवीर अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। उसने अपनी कार सानवी की कार के सामने लगाकर उसे रोक दिया। टक्कर में आरवीर घायल हो गया, लेकिन सानवी की जान बच गई। सानवी रोते हुए बोली, हर बार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा देते हो? आरवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। कुछ समय बाद करवा चौथ का व्रत आया। सानवी ने पहली बार आरवीर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। रात को चांद निकलने पर उसने चलने से आरवीर को देखा। आरवीर भावुक हो गया। उसने अपने हाथों से सानवी को पानी पिलाया और कहा, मैं वादा करता हूँ, जब तक सांस है तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हवेली तालियों से गूंज उठी। कुछ दिनों से सानवी की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप दोनों माता पिता बनने वाले हो। यह सुनते ही सानवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरवीर कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने सानवी को बाहों में उठा लिया। उसने कहा, आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। रुद्र को जैसे ही यह खुशखबरी का पता चला, उसने कहा, अब आरवीर की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसका आने वाला बच्चा भी है। उसने एक नई और पहले से भी खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ आरवीर ने हवेली की सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी।
सानवी ने एक रात आरवीर से कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा गोलियों और दुश्मनों के बीच बड़ा हो। उसकी बात सुनकर आरवीर पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि अब वह धीरे धीरे अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। आरवीर का सबसे भरोसेमंद आदमी राघव पैसे के लालच में रुद्र से मिल गया। उसने हवेली की हर जानकारी रुद्र तक पहुंचानी शुरू कर दी। किसी को जरा भी शक नहीं था कि सबसे बड़ा गद्दार घर के अंदर ही मौजूद है। एक तूफानी रात रुद्र के लोग हवेली में घुस आए। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आरवीर ने सानवी को एक सुरक्षित कमरे में छिपा दिया और अकेले ही दुश्मनों का सामना करने निकल पड़ा। लड़ाई के दौरान उसे पता चला कि रुद्र को हवेली का हर गुप्त रास्ता पहले से मालूम था। तभी उसे समझ आ गया कि कोई अपना ही गद्दारी कर रहा है। हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन जाते जाते रुद्र एक संदेश छोड़ गया, अगली बार मैं तुम्हारा साम्राज्य नहीं, तुम्हारा परिवार छीनूंगा। आरवीर ने पूरी हवेली के सामने कसम खाई कि अब यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म होगी। उसने रुद्र को ढूंढकर उसकी हर साजिश का अंत करने का फैसला कर लिया। उधर सानवी ने पहली बार आरवीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, इस बार तुम अकेले नहीं लड़ोगे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन आरवीर ने अपने सभी खास आदमियों की मीटिंग बुलाई। उसने एक एक की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। तभी उसके सबसे वफादार गार्ड ने राघव के फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई। सच्चाई सामने आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन आरवीर ने ठंडी आवाज में कहा, जिसने मेरे भरोसे से गद्दारी की उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। उसने राघव को पुलिस के हवाले कर दिया और साफ कहा कि अब यह आदमी परिवार की रक्षा सिर्फ भरोसे लोगों के साथ रह करेगा। सानवी ने आरवीर से कहा, अगर सच में नई जिंदगी चाहिए तो इस खून खराबे को हमेशा के लिए छोड़ दो। आरवीर ने उसी दिन अपने गैर कानूनी कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी सारी ताकत कानूनी बिजनेस में लगाने की शुरुआत की। उसके कई पुराने साथी नाराज हुए, लेकिन उसे अब सिर्फ अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की परवाह। रुद्र को जब पता चला कि आरवीर अपराध की दुनिया छोड़ रहा है तो वह बौखला गया। उसने कहा, अगर आरवीर बदल गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। उसने एक बड़े विस्फोट की योजना बनाई जिसमें आरवीर और उसका पूरा परिवार एक साथ खत्म हो जाता। एक बिजनेस मीटिंग के दौरान आरवीर को बम की सूचना मिली। उसने सबसे पहले सानवी को सुरक्षित बाहर भेजा और खुद आखिरी तक अंदर रहकर सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। धमाका हुआ और पूरी इमारत हिल गई। बाहर खड़ी सानवी की सांसें थम गईं। कुछ मिनट बाद धुएं के बीच से घायल आरवीर बाहर निकला। उसे देखकर सानवी दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल में आरवीर की हालत अब ठीक थी। उसने सानवी का हाथ पकड़कर कहा, अगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो बस एक अफसोस रहता कि तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ पूरी जिंदगी नहीं जी पाया। सानवी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, अब ऐसी बात कभी मत करना, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया नहीं है। आरवीर को खबर मिली कि रुद्र अपने पुराने गोदाम में छिपा है। इस बार वह अकेला नहीं गया, पुलिस भी उसके साथ थी। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद रुद्र चारों तरफ से घिर गया। उसने आखिरी बार आरवीर पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बरसों पुरानी दुश्मनी आखिरकार खत्म हो गई। रुद्र के जेल जाने के बाद पहली बार हवेली में पूरी शांति थी। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे बच्चे को गोलियों की आवाज नहीं सुननी पड़ेगी। आरवीर ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, अब इस घर में सिर्फ हंसी गूंजेगी। कुछ महीनों बाद सानवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आरवीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, आज भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। आदित्य ने अपनी नन्ही भांजी को गोद में उठाकर कहा, अब यह घर सच में पूरा हो गया। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। आरवीर पहले की तरह सख्त माफिया नहीं रहा था। अब उसकी पहचान एक जिम्मेदार पति, पिता और सफल बिजनेसमैन। शाम को आरवीर और सानवी उसी झील के किनारे पहुंचे जहां कभी उन्होंने अपने दिल की बात
अधूरी छोड़ दी थी। आरवीर ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन तुमने मेरी मजबूरी बनकर मेरी जिंदगी में कदम रखा था और आज तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। सानवी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर फिर से जिंदगी मिले तो मैं हर बार तुम्हें ही चुनूंगी। दोनों मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के साथ डूबते सूरज को देखते रहे। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे मुश्किल शुरुआत ही सबसे खूबसूरत मोहब्बत की मंजिल बन जाती है। 5 साल बीत चुके थे। आरवीर अब पूरी तरह कानूनी कारोबार संभाल रहा था और उसकी बेटी सानवी की बेटी आराध्या पूरे घर की जान बन चुकी थी। आरवीर चाहे कितना भी व्यस्त हो, रात का खाना हमेशा अपने परिवार के साथ ही खाता था। उसकी दुनिया अब सिर्फ सानवी और आराध्या के इर्द-गिर्द घूमती थी। एक दिन स्कूल में आराध्या का वार्षिक समारोह था। बड़े-बड़े उद्योगपति आरवीर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने सारी मीटिंग रद्द कर दी। सानवी मुस्कुराकर बोली, इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ दी? आरवीर ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहा, मेरी सबसे बड़ी मीटिंग तो यही है। रुद्र जेल में था, लेकिन उसके छोटे भाई रणवीर चौहान ने बदला लेने की कसम खा ली। उसने कहा, भाई हार गया, लेकिन मैं आरवीर की मुस्कान हमेशा के लिए छीन लूंगा। उसने चुपचाप आरवीर के परिवार पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से सानवी को बार-बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने आरवीर को बताया। आरवीर ने तुरंत अपनी निजी सुरक्षा टीम फिर से सक्रिय कर दी। उसने सानवी से कहा, मैंने माफिया की दुनिया छोड़ दी है, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक मॉल में खरीदारी के दौरान एक युवक बार-बार सानवी के साथ बदतमीजी करने लगा। आरवीर ने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, मेरी पत्नी की तरफ देखने से पहले अपनी हद याद रखा करो। उसकी शांत लेकिन सख्त आवाज सुनते ही वह युवक डरकर वहां से भाग गया। सानवी हंसते हुए बोली, तुम आज भी पहले जैसे ही पजेसिव हो। आरवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए हमेशा। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि सानवी फिर से मां बनने वाली है। यह सुनते ही आराध्या खुशी से उछल पड़ी। अब मेरा छोटा भाई आएगा। आरवीर ने सानवी का हाथ चूमते हुए कहा, भगवान ने मुझे दूसरी बार सबसे बड़ी खुशी दी है। रणवीर ने अस्पताल जाते समय सानवी की गाड़ी पर हमला करवाया, लेकिन आरवीर पहले से सतर्क था। उसकी सुरक्षा टीम ने हमलावरों को वहीं पकड़ लिया। आरवीर ने रणवीर को फोन करके कहा, अगर मेरे परिवार की तरफ फिर नजर उठाई तो इस बार मैं कानून का सहारा नहीं लूंगा। कुछ महीनों बाद सानवी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में जश्न मनाया गया। आरवीर ने बेटे का नाम अर्नब रखा। उसने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में लेकर कहा, अब मेरी पूरी दुनिया यही है। उसी रात जेल में बंद रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने रणवीर से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली बदला अब शुरू होगा। उसने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में लेकर कहा, अब मेरी पूरी दुनिया यही है। उसी रात जेल में बंद रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने रणवीर से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली बदला अब शुरू होगा। दूसरी तरफ आरवीर को भी एहसास हो चुका था कि यह शांति शायद ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। रात को छत पर खड़े होकर सानवी ने आरवीर से कहा, याद है हमारी शादी एक मजबूरी थी? आरवीर मुस्कुराया और उसका हाथ थामकर बोला, हाँ, लेकिन वही मजबूरी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोहब्बत बन गई। सानवी उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा दी। दूर आसमान में चांद चमक रहा था और उनके बीच का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। लेकिन किस्मत अभी उनके लिए एक और बड़ी परीक्षा छिपाकर बैठी थी। अर्नब के बेटे का जन्म 6 महीने हो चुके थे। हवेली अब पहले जैसी खामोश नहीं रहती थी। सुबह आराध्या की हंसी और अर्नब की किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता। सानवी की दुनिया अब अपने दोनों बच्चों के और आरवीर के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। दूसरी तरफ आरवीर ने भी अपना ज्यादातर समय परिवार के लिए निकालना शुरू कर दिया था। अब वह पहले वाला निर्दयी माफिया नहीं रहा था। लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड आज भी
उसके नाम से काँपता था। एक रविवार की सुबह पूरा परिवार शहर के बाहर बने अपने फार्म हाउस पर गया। आराध्या घोड़े के पीछे भाग रही थी, अर्नब सानवी की गोद में खेल रहा था और आरवीर दूर खड़ा अपनी छोटी सी दुनिया को मुस्कुराकर देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी, तुम जितना अपने परिवार से प्यार करते हो उतना ही दर्द तुम्हें मिलने वाला है। आरवीर ने चेहरा पल भर में बदल गया। उसने बिना किसी को बताए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने दूर पहाड़ी पर एक आदमी दूरबीन से हवेली की तरफ देखते हुए दिखाई दिया। वह तुरंत अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा, लेकिन तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ एक चांदी का लॉकेट पड़ा था, जिस पर चौहान परिवार का निशान बना था। उसी रात आरवीर ने फार्म हाउस छोड़कर सबको वापस हवेली चलने के लिए कहा। सानवी ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों लौट रहे हो? आरवीर ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर सानवी से छिप नहीं पाया। रात को जब दोनों कमरे में थे, सानवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आरवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें और बच्चों को खोने का ख्याल मुझे बेचैन कर देता है। सानवी ने बिना कुछ कहे उसके सीने से लगकर उसे गले लगा लिया। हमेशा हर लड़ाई तुम अकेले लड़ते रहे हो, लेकिन अब हम एक परिवार हैं। तुम्हारा डर भी मेरा है, तुम्हारी लड़ाई भी मेरी है। आरवीर ने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो सिर्फ सानवी के पास मिलता था। उसने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर भगवान मुझे दूसरी जिंदगी भी दे तो हर बार मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोनों एक दूसरे के गले लगे ही थे कि अचानक पूरी हवेली की बिजली चली गई। अगले ही पल सुरक्षा अलार्म बज उठा। गार्ड्स की आवाज गूंजने लगी, सर कोई हवेली के अंदर घुस आया है। आरवीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई, सानवी और बच्चों की सुरक्षित कमरे में भेजा और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उसे पता था कि इस बार दुश्मन का निशाना वह नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार था। हवेली के अंधेरे गलियारों में एक नई जंग शुरू होने वाली थी, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। पूरी हवेली अंधेरे में डूब चुकी थी। हर तरफ सिर्फ सुरक्षा अलार्म की आवाज गूंज रही थी। गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। आरवीर ने एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी। उसकी नज़र हवेली के हर कोने पर थी। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ एक बात थी, सानवी और बच्चे सुरक्षित रहें। दूसरी तरफ सुरक्षित कमरे में बैठी सानवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बाहर गोलियों की आवाजें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगी, मेरी जान ले लेना, लेकिन आरवीर को कुछ मत होने देना। तभी अचानक कमरे की बिजली भी चली गई। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सानवी ने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसका दिल जैसे रुक गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने आरवीर खड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था, शर्ट पर धूल और खून के निशान थे, लेकिन उसकी नज़र सानवी पर गई। उसने तेजी से आगे बढ़कर सानवी और दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। तुम सब ठीक हो? बस यही मेरे लिए काफी है। सानवी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज से पूछा, तुम्हें चोट लगी है? आरवीर हल्का सा मुस्कुराया, ये चोटें भर जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी जिंदा नहीं रह पाता। इतने में गार्ड्स ने आकर बताया कि घुसपैठिए भाग चुके हैं, लेकिन जाते जाते भी एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। आरवीर ने चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज हम हार गए, लेकिन अगली बार तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ेगी। आरवीर ने चिट्ठी को अपने हाथों में मसल दिया। उसकी आंखों में फिर वही पुराना खतरनाक आत्मविश्वास लौट आया। उसने सानवी का हाथ कसकर थामा और बोला, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। मैं पहले भी तुम्हारी ढाल था और आखिरी सांस तक रहूंगा। सानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे अब किसी दुश्मन से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे सामने खड़ी है।
आरवीर ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। बाहर सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ चुकी थी। एक रात की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। और कहीं दूर अंधेरे में उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगली चाल चलने को तैयार था। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आरवीर जानता था कि पिछली रात का हमला सिर्फ एक चेतावनी थी। उसने पूरे घर की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दी। हर गार्ड की ड्यूटी बदल दी गई, हर कैमरे की जांच हुई और हवेली के चारों ओर नई सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई। सानवी समझ गई थी कि इस बार मामला पहले से कई ज्यादा गंभीर है। नाश्ते की मेज पर आराध्या अपने पिता से कहानी सुनने की जिद कर रही थी, जबकि छोटा अर्नब उनकी उंगली पकड़कर मुस्कुरा रहा था। आरवीर ने दोनों बच्चों को चेहरे मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी सानवी से छिप नहीं सकी। उसने धीरे से पूछा, सच बताओ क्या बात है? आरवीर ने गहरी सांस ली और कहा, जिसने कल रात हमला करवाया उसका मकसद हमें मारना नहीं था, वह हमारी सुरक्षा को परख रहा था। असली हमला अभी बाकी है। इतने में हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकी। गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए। कार से लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग उतरा। सफेद दाढ़ी, सादा कुर्ता, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने कहा, मुझे आरवीर से मिलना है। जब वह अंदर आया तो आरवीर उसे देखते ही कुछ पल के लिए हैरान रह गया। दादाजी आप? सानवी ने पहली बार आरवीर के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र सिंह राठौर, आरवीर के दादा थे, जिन्हें पूरा परिवार वर्षों पहले मृत समझ चुका था। उन्होंने बैठते ही कहा, मैं जिंदा था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए दुनिया से छिपा रहा। पूरा कमरा खामोश हो गया। उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो वह सिर्फ मोहरा है। असली दुश्मन वह इंसान है जिसने तुम्हारे माँ बाप की हत्या करवाई थी। आरवीर की मुट्ठियां अपने आप भिज गईं। कौन है वो? वीरेंद्र सिंह ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। तस्वीर देखते ही आरवीर की आंखें फैल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। तस्वीर में खड़ा आदमी कोई अनजान चेहरा नहीं, बल्कि देश का सबसे सम्मानित उद्योगपति और समाजसेवी महेंद्र प्रताप चौहान था, जिसे पूरी दुनिया ईमानदारी की मिसाल मानती थी। वीरेंद्र सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, यही वह आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप की हत्या करवाई, तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया और आज तक पर्दे के पीछे बैठकर हर चाल चल रहा है। रुद्र और रणवीर सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। सानवी ने आरवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसके पति की आंखों में बरसों पुराना दर्द और बदले की आग एक साथ लौट आई है। आरवीर ने तस्वीर उठाई, कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, अब तक मैं अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप के लिए भी लड़ूंगा। इस बार यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर सच दुनिया के सामने नहीं आ जाता। हवेली के बाहर आसमान पर काले बादल फिर से छाने लगे थे। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर था और दांव पर सिर्फ आरवीर का परिवार नहीं बल्कि उसके पूरे अतीत का सच था। महेंद्र प्रताप चौहान का सच सामने आने के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। बरसों से उसने समाज सेवी और उद्योगपति का मुखौटा पहन रखा था, लेकिन उसके पीछे हथियारों की तस्करी, कई हत्याएं और अनगिनत अपराध छिपे थे। आरवीर ने जल्दबाजी में बदला लेने की बजाय उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। सानवी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। उसने कहा, इस बार जीत सिर्फ ताकत की नहीं, सच की होगी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आरवीर को अपने माता पिता की हत्या से जुड़े सभी सबूत मिल गए। उसने वे सबूत पुलिस और अदालत के सामने पेश कर दिए। महेंद्र प्रताप ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। गिरफ्तारी के समय उसने आरवीर की तरफ देखकर कहा, मैं हार गया क्योंकि मैंने तुम्हारे परिवार की ताकत को कम समझा। कुछ महीनों बाद अदालत ने महेंद्र प्रताप और उसके पूरे गिरोह को उम्र कैद की सजा सुनाई। बरसों पुरानी दुश्मनी, नफरत और खून खराबे का अंत हो चुका था। उस शाम आरवीर अपने पूरे परिवार के साथ उसी झील के किनारे पहुंचा
जहाँ कभी उसने पहली बार सानवी से अपने दिल की बात कही थी। हल्की हवा चल रही थी। आराध्या और अर्नब हंसते हुए पानी के किनारे खेल रहे थे। आरवीर ने सानवी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी उस दिन मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मजबूरी में पा लिया है, लेकिन आज समझ आया वह मजबूरी नहीं, भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा था। सानवी की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उस दिन मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमसे शादी न करती तो शायद मुझे कभी ऐसा इंसान नहीं मिलता जो मेरी हर मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। आरवीर ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और कहा, आज मैं तुमसे एक आखिरी वादा करता हूँ, अब हमारी जिंदगी में कभी आंसू नहीं आएंगे। अगर कोई तकलीफ आएगी तो पहले मुझ तक पहुंचेगी। सानवी मुस्कुराई और बोली, और मैं भी एक वादा करती हूँ, हर जन्म में तुम्हारी पत्नी बनकर ही आऊंगी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। पास ही उनके दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। हवाओं में अब गोलियों की आवाज नहीं बल्कि एक खुशहाल परिवार की हंसी गूंज रही थी। कभी भाई की जान बचाने के लिए हुई एक मजबूरी की शादी समय के साथ ऐसी मोहब्बत बन गई जैसे नफरत को प्यार में, डर को भरोसे में और दर्द को खुशी में बदल दिया। यही थी आरवीर और सानवी की कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी सौदे से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान, त्याग और साथ निभाने से जन्म लेता है।